जय उत्तराखंड। वैसे मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड सदन में हमारे सामने हैं उत्तराखंड के शीर्ष नेता, आंदोलनकारी, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष रहे और 4 बार विधायक हमारे उत्तर प्रदेश के समय से। और आज हम उत्तराखंड के जन मुद्दों को लेके, उत्तराखंड जल जंगल पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इनसे बेहतर कौन जान सकता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि भू कानून की बात चल रही है, मूल निवास की बात चल रही है, हमारे जंगलों को बचाने की बात चल रही है, काशिंगेरी, इनसे बड़ा नेता कोई हो नहीं सकता। आज इनसे हम बात करेंगे। एरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसे मोटन में। सर धन्यवाद। एरी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अभी आपने जो कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो एक रिदम था, जिसे हम कहते थे एक ज़माने में 36 घंटे का बंद, 72 घंटे का बंद, जिससे हमारा वो राज्य भी बना। आज काफ़ी समय के बाद हमने जैसे आपका ये कार्यक्रम देखा, देहरादून का भू कानून और मूल निवास 1950 पे, ये बहुत ही एक अच्छा मतलब एक संदेश गया है लोगों के अंदर। जिस तरह से वहाँ लोग कहते थे कि तीसरी पार्टी के विकल्प के रूप में यूकेडी को आना भी चाहिए, और हमें लगता है कि शायद वो रिदम आ गया है। अब इस पर आपकी रणनीति क्या है आगे, और क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल जो है आपका, उसमें रणनीति क्या है? रणनीति तो आंदोलन की है, और इस आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को, दोनों मुद्दों को। और उसमें अभी तो इमीडिएटली 24 नवंबर को हल्द्वानी में ये ऐसी रैली रखी गई है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे जिले स्तर पर यह क्या किया जाए, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि इस पर कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और रहा सवाल कि ये रिदम में आई है उत्तराखंड का आंदोलन, ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से हम लोग भी मुद्दे उठाते रहे हैं और मुद्दे भी रहे हैं, लेकिन उस प्रभावशाली तरीके से हम लोग अपनी बात को नहीं रख सके हैं आंदोलन के रूप में भी, जिस तरह से रखना चाहिए था। और उस स्तर का जो मोटिवेशन है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हमारे साथियों ने की है, और जिसकी वजह से आज इतना जनसैलाब उतरा है, और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। सर, इसी मुद्दे को मैं आगे ले जाता हूँ। सर, जिस तरह से हम बात देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर काफ़ी इसमें आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, भू कानून की हम बात करें या मूल निवास की, सर इसको लोग इमोशनली जुड़ तो रहे हैं, लेकिन मैं कई लोगों से बात करता हूँ, शायद उनको पूरा भी नहीं पता 1950 मूल निवास क्यों और क्यों भू कानून। देखिए, भू कानून का जहाँ तक सवाल है, हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी ये हमारी डिमांड हमेशा रही है। आप हमारे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, तो हमने ये कहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू की गई, उसके बाद अनुच्छेद कहते हैं उसको, धारा अनुच्छेद 371 बनी। उसमें अलग अलग, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उसमें प्रोविजंस हैं, अलग अलग उनके हैं, यहाँ तक कि गुजरात के भी एकाधिक प्रोविज़न उसमें हैं। तो 371 A, B, C, D, E, F ऐसे बने हैं। तो हमने ये डिमांड की थी कि उत्तराखंड राज्य में भूमि के खरीद फरोख्त पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। इसलिए केवल वहाँ के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक रक्षा के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए। हमने एक उदाहरण दिया था कि एक हमारे यहाँ शिवपुरी है, ऋषिकेश से आगे, उसमें मेरे ख्याल से ये कोई थापर ग्रुप है, उसका एक रिजॉर्ट है, नदी के बीच में है, टापू में। उसमें हिंदुस्तान की कोई पुलिस नहीं जा सकती, कोई आर्मी नहीं जा सकता है। वो आते हैं अपना हवाई जहाज़ लेके, अपना आते हैं, अपना एंजॉय करके, या जो भी करते होंगे चले जाते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे, वो तो चलो थापर ग्रुप इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर कोई आदमी हमारे धारचूला में या उत्तरकाशी में, बॉर्डर ज़िले में खूब ज़मीन खरीद के वहाँ अपने ढंग से चीज़ें तय करे, फैक्ट्री लगा दे, अंडरग्राउंड कर दे, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए हमने कहा था कि न केवल वहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक संरचना को खराब होने से बचाने के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी 371 के तहत उत्तराखंड के लिए व्यवस्था की जाए कि वहाँ की ज़मीन की कोई भी बाहर का व्यक्ति खरीद फरोख्त न कर सके। माना नहीं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना, हमारा राज्य बना, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि भाजपा ने दिया था, उसने ये विधेयक बनाया था। तो उसके बाद हम लोगों ने लगातार इस बात को उठाया।
तो सन 2004 में तिवारी जी की सरकार ने, एनडी तिवारी जी की सरकार ने एक कानून बनाया कि उसमें कहा कि 500 वर्ग मीटर तक ज़मीन जो नॉन उत्तराखंडी है या नॉन कृषक है, बाहर से आया हुआ, वो ले सकता है अपने रेजिडेंस पर्पज के लिए 500 वर्ग मीटर। हमने इस बात को, इसका विरोध किया। हमने कहा ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि उसमें कई लूप होल्स थे। उसमें क्या था कि म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। फिर हम लोगों ने डिमांड की तो खंडूरी जी की सरकार आई, तो उसमें हमारे मंत्री जी भी थे, दिवाकर भट्ट जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन लोगों ने ये काम किया कि 500 की जगह 250 कर दिया। लेकिन वो लूपहोल्स जो थे वो वैसे रहे। तो हम लोगों ने फिर इसके लिए आंदोलन किया, और वो आंदोलन की परिणति आज ये है कि ज़मीन की खरीद फरोख्त, अब वो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार आई, उन्होंने सारा फ्लड गेट खोल दिया। 241 और 2-3 कितना 143 का वो है। तो वो उन्होंने कहा कि मतलब कोई भी कितनी भी ज़मीन कहीं भी खरीद सकता है उनके टाइम पे। हाँ। तो फिर तब लोगों को समझ में आया कि ये तो पूरा पहाड़ बेचने के इरादे में आ गए हैं। तो धीरे धीरे फिर लोगों ने इसको किया, और इसलिए आज ये सख्त भू कानून की बात आई है। रहा सवाल मूल निवास प्रमाण पत्र का। मूल निवास प्रमाण पत्र का आपको याद होगा, आप तो उत्तराखंड बनने से पहले भी जी बिल्कुल। तो उस उत्तराखंड राज्य जब नहीं बना था, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो हमसे मूल निवास प्रमाण पत्र लिया जाता था, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो उसमें मूल निवास में वो तहसीलदार सर्टिफिकेट जारी करता था। उसमें कहा था कि फलाना व्यक्ति, फलाना पुत्र, फलाना गांव पंचायत, फलाना तहसील, फलाना ज़िले का मूल निवासी है जी। ये प्रमाण पत्र देके ही हमारा आगे काम चलता था। अब राज्य बना तो मूल निवास का तो मामला गायब कर दिया इन्होंने। उनने क्या किया, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी कोई क्राइटेरिया इन्होंने निश्चित नहीं किया कि कितने साल से रहने वाला यहाँ डोमिसाइल होगा, अस्थाई निवासी माना जाएगा। तो वो कभी उन्होंने कहा कि 1985 वाला, कभी कहा कि सन 2000 वाला। तो ये बदलते रहता है जिस तरह से सरकारें आती हैं या उनके इंटरेस्ट होते हैं। उसका नतीजा ये हुआ, चाहे आपने चलो मूल निवास प्रमाण पत्र को हटा के स्थायी निवास प्रमाण पत्र लागू किया है, तो आप उसको एक क्राइटेरिया बनाइए, कट ऑफ ईयर बनाइए और उस पर सख्ती करिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप हज़ारों लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना के वहाँ की नौकरियों में भी काबिज हैं, वहाँ के संसाधनों में भी काबिज हैं, वहाँ के बिजनेस में भी काबिज हैं। तो ये कब तक चलेगा? और वहाँ का मूल निवासी जो उत्तराखंड, जिन्होंने लड़ाई लड़के उत्तराखंड राज्य लिया है, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो संकट है, वो ज़मीनें छिन जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, रोज़गार छिन जाएंगे, उद्योग ये व्यवसाय का में बाहर वालों का कब्जा होगा। तो वहाँ का आदमी क्या फिर अपने ही घर में बर्तन मांजने के लिए रह जाएगा? तो ये तमाम सारी बातों को लेके फिर हम लोगों ने उत्तराखंड के आंदोलन ने ये किया कि भाई इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो लड़ाई का आपने देख लिया, पहले संघर्ष समिति बनी थी, वो लोग भी चल रहे हैं, वो उसमें हमें वो नहीं है। लेकिन हमको उत्तराखंड के आंदोलन को एज अ पॉलिटिकल पार्टी इसको हमको लड़ना चाहिए, ये हमारा फैसला हुआ, इसलिए हमने ये काम किया है और आगे भी रहेगा। अभी सर किस तरह से आप इसको देखेंगे कि गांव-गांव तक ले जाना, इस बात को समझा रहा कि हमारा भू कानून और मूल निवास इस पे है, तो किस तरह से इसकी रणनीति किस तरह से रहेगी कि हम या तो महीने या 2-2 महीने में काम करेंगे, या इसको हम लोगों तक के मतलब तक डालेंगे? ये देखिए, जब तक लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे नहीं, तो जुड़ाव टेम्परेरी तो होगा, इमोशनल होगा, लेकिन उसको आप स्थायी रूप से लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, उनको जोड़ना पड़ेगा। राज्य आंदोलन में भी यही हुआ था। शुरुआत में ये कहते हैं राज्य में क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये सारी बातें होती थी। हम लोगों ने गांव-गांव, घर-घर जाकर समझाया, तो लोग सड़क पे आ गए। तो यही रणनीति हमको इन 2 मुद्दों पर भी, हालांकि और भी मुद्दे हैं,
राजधानी का मुद्दा है और रोज़गार का है, तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन दो मुद्दों पर लोगों को जोड़ने के लिए हमको ग्रास रूट तक जाना पड़ेगा और लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। सर, इस चीज़ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं कि साथ साथ एक मुद्दा और जो आजकल उठ रहा है, क्या हम उसको 5वीं अनुसूची कहें या 6ठी अनुसूची, इसको किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, ये भी एक आइडिया है, एक विचार है। कुछ लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ाया है और कहा है कि क्या हमको 6 शेड्यूल में रखा जाना चाहिए हमारे उत्तराखंड को। कई चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि हम भी पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा है कि ज़्यादातर हमारा डिपेंडेंसी वो जंगल पर है, जैसे आदिवासियों का होता है। और तीसरा ये है कि हमारे कुछ कस्टम्स, कुछ तौर तरीके सांस्कृतिक वो हमारे अलग हैं। ये दिवाली, होली, ये तो हम लोगों ने वो की आयात किया है, पहले हमारे यहाँ नहीं था ये। हाँ, ये जो आपका रामलीला है फला, ये सब हमारे यहाँ के लोगों ने मथुरा जाके, बनारस जाके ये एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के साथ जुड़ने का एक प्रयास हमारे पूर्वजों ने किया। अदरवाइज तो हम तो अलग ही थे। हमारे लोकल कस्टम्स थे, हमारे लोकल परंपराएं थी, हमारी लोकल मान्यताएं थी। तो उन चीज़ों को हम इकट्ठा करें और लोगों के सामने रखें, सरकार के सामने रखें, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं 6A शेड्यूल के लिए। ये जो 5वीं अनुसूची में जो लोग कुछ कह रहे हैं, उसका क्या है? 5वीं अनुसूची भी वही है, सेम है। वो थोड़ा फ़र्क है। 5वीं में जैसे बिल्कुल प्योरली जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके लिए है। 6th A में वो चीज़ें, वो लोग भी आ सकते हैं जो उन शर्तों को फुलफिल करते हैं। इसमें जो ये अनुसूची 5वीं कहें, हम 6ठी कहें, तो इसमें किस तरह के फ़ायदे हम लोगों को नज़र आते हैं? उसमें जो शेड्यूल ट्राइब के लिए या आदिवासी के लिए जो सहूलियतें हैं, रिजर्वेशन है और जो नौकरी में और जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिकी संभालियावा, ए जावा